अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि हमने टीएलपी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया हुआ था विच इज़ रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हमने प्रीवियसली थिंकिंग क्या चीज़ है उसकी टाइप्स को, फिर क्रिटिकल थिंकिंग को, उसकी कंपोनेंट्स को और रिफ्लेक्शन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दैट व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्शन का जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दैट इट्स अ रीकैप्चर योर एक्सपीरियंस। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब ही यही है कि जब कोई भी काम होने के बाद आप उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, इस मकसद से कि आप उस सिचुएशन को एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सिर्फ सोचना नहीं होता, बल्कि उससे कुछ सीखना भी होता है। और रिफ्लेक्शन में आप पर्पसफुल थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करते। ये नहीं कि कोई प्रोसीजर गलत कर दिया क्लिनिकल साइड पे या फिर कोई भी मिस्टेक हो सकती है आपसे, देन आप उसी एक मिस्टेक को सर पकड़ के बैठ जाते हैं, खुद को और भी डिमोटिवेट करते हैं कि ओहो ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स में ही स्ट्रक हो जाते हो। अब उस इवेंट को तो जो हो चुका होता है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो हो चुका होता है उससे आप लर्न ज़रूर कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी मिस्टेक्स आपसे ना हो, आप इम्प्रूव करें। सो रिफ्लेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स टाइम एंड प्रैक्टिस। रिफ्लेक्शन इज़ नॉट ऑटोमेटिक, बल्कि आप इसे स्लोली और ग्रेजुअली सीखते हैं विद प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, जब बीइंग अ स्टूडेंट नर्स, जब आपका फर्स्ट टाइम क्लिनिकल साइट पे एक्सपोजर हुआ था, तो कितनी गैप्स थी। फर्स्ट टाइम में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि न्यू है, एंड इट्स ओके, होती है मुश्किल। वो सारी चीज़ें जो आपने स्लाइड से और बुक से लर्न की होती हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते वक्त थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ क्लिनिकल्स के बाद, आप डीपली थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्शन के बारे में कि हाँ, मेरे ये वाले गैप्स थे, मुझे इन चीज़ों का, इन टेक्निक्स का नहीं पता था, नेक्स्ट टाइम मैंने ये सीख कर जाना है, इस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करनी है। सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। यू मस्ट थिंक एक्टिवली। क्वेश्चन करें खुद से, आखिर ये सिचुएशन हुई क्यों, वाई डिड दिस हैपन, और सोचे इस बारे में कि इसमें आप और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। अब रिफ्लेक्टिव जो लर्निंग है वो कब बेस्ट काम करती है, जब आप उसके 3 स्टेजेस को फॉलो करें, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सिचुएशन। बिफोर मतलब जब आप प्लानिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन दे रहे हो, तो पहले आप सोचते हैं कि मैंने आईवी को कैसे इंसर्ट करनी है। देन सेकंड, ड्यूरिंग मीन्स जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो आप उसको साथ साथ में उसको मॉनिटर करो कि क्या आप वो काम करेक्टली कर भी रहे हो कि नहीं। फिर तीसरा हमारे पास आफ्टर, मीन्स आप उसको एवेल्युएट करो कि क्या आपने ये काम बिल्कुल ठीक किया भी है कि नहीं, मिस्टेक्स को चेक करो। और देन आपने थिंकिंग करनी है इन ए लॉजिकल वे दैट व्हाट कैन आई इम्प्रूव। अगर कोई मिस्टेक की भी है तो ऐसा रीज़न क्या है, काज क्या है कि फिर उसको करेक्ट कर दिया जाए और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक आपने रिपीट नहीं करनी। तो ये है हमारे पास फुल रिफ्लेक्शन साइकिल। So, reflective learning is not only about the recognizing something new, बल्कि it is also to see the reality in a new way. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का फ़ायदा यही है कि ये सिर्फ आपकी सोच को चेंज नहीं करती, बल्कि आपके नज़रिए को बदलती है। जिस तरह से तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो सबको नज़र आता है, जिस तरह से हमने ऊपर भी बात की, जो कंक्रीट थिंकर्स थे, बस जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, उसी को वो समझ लेते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, जो कि एट द डेप्थ जाके वो चीज़ों को सोचता है, समझता है। सो इसी तरह जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है, ये भी आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल,
आपने कुछ पेशेंट्स को वार्ड में नोट किया भी होगा, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, एक चीज़ के बारे में हज़ार सवाल पूछते हैं। तो पहले आपको यही लगता है कि इस पेशेंट को डील करना मुश्किल है। फिर जब आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग करते हैं, तो ये चीज़ आप में ये स्किल डेवलप करती है कि आप डीपली हर चीज़ को सोचें। हो सकता है वो पेशेंट एंग्जियस हो, या फिर वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, अनकंफर्टेबल और फियर फील कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। देन रिफ्लेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट स्किल है? थिंक अबाउट हाउ यू पर्सनली रिलेट टू द सिचुएशन। मतलब रिफ्लेक्शन आप में ये स्किल डेवलप करती है कि आप खुद पर फोकस करें, अपनी फीलिंग्स पर फोकस्ड रहे, अपने एक्शंस पर और इवन अपनी रोल पर। सिर्फ ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये क्या हो गया, बट यू आर पार्ट इन इट। आपको अपने बारे में पता चल जाता है, आपके क्या गैप्स हैं। आपको अपने क्रिस्टल वाइट, अपने ग्रे और अपने ब्लैक स्पॉट्स के बारे में आपको आइडिया हो जाता है। क्रिस्टल वाइट से मेरी मुराद कि वो चीज़ है जिसके बारे में आप 100% श्योर होते हो, आपके पास उसका नॉलेज होता है। और ब्लैक स्पॉट्स वो चीज़ है जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही पता नहीं होता, ज़ीरो नॉलेज। और ग्रे स्पॉट्स वो चीज़ है जिसके बारे में आप 50-50 होते हो, थोड़ा बहुत पता होता है। तो रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको अपने बारे में पता चल जाता है। और रिमेंबर वन थिंग, जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी एक्शंस के बारे में, अपनी रोल के बारे में आप फोकस नहीं रहते हो, आपको पता नहीं होता अपने ही गैप्स के बारे में, तो हर दूसरा इंसान जो आपको देख रहा है और आपको जज कर रहा है, तो आप भी फिर खुद को उसी के पर्सपेक्टिव से खुद को देखने लग जाते हैं। और इस तरह से आप कभी भी फिर इम्प्रूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट अबाउट मी। अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग की एडवांटेजेस के बारे में और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब आते हैं इस पॉइंट पर कि हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग करें कैसे, होती कैसे है ये। तो आप इसको एक साइकिल की तरह सोचें कि फर्स्ट यू थिंक, देन क्वेश्चन, देन लर्न, और फिर लास्ट में है, यहाँ नीचे पॉइंट गिवन है, वो है इम्प्रूव। अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझते हैं, जिसमें फर्स्ट है व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस एक्सपीरियंस। वही बात आपने सबसे पहले थिंकिंग स्टार्ट करनी है, उस इवेंट के बारे में सोचना है कि हाँ हुआ क्या था। एंड व्हाट डू आई फील अबाउट इट, एक्सपीरियंस अपने बताने आप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रेजेंटेशन दे दी बट आई फेल्ट स्केयर्ड, या इसके अलावा मैंने इंजेक्शन तो लगा लिया बट मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। सो इस तरह से आपने अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से स्टार्ट लेना है, थिंकिंग करनी है। फिर आते हैं एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन एंड आइडियाज। फिर उस सिचुएशन को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना होता है और ये सोचना है कि व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, मीन्स आपको उसकी चीज़ के बारे में कोई भी प्रोसीजर जब आप कर रहे हो, या फिर वही बात जो मैंने प्रेजेंटेशन की दी एग्जांपल, आपको उस प्रेजेंटेशन के बारे में और कितना पता था। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन टॉपिक के बारे में तो पता था, बट मैंने उसके लिए अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किए थे कि किस पॉइंट पे मुझे कौन सी एग्जांपल देनी है, कौन सी बात करनी है। देन है क्वेश्चन assumptions. So don't assume everything that things are always correct. वो चीज़ें जो आप assume कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों। आप सोचते हैं और आपको लगता है कि यू आर बैड एट आईवी, आप नर्वसनेस फील करते हैं और बस आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, तो अपनी इस assumption को क्वेश्चन करें क्यों। हो सकता है कि आपको प्रॉपर टेक्निक का नहीं पता, या फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप सोचने लग जाए इस अजम्पशन में कि मैं आईवी नहीं कर सकती। सो डोंट एज्यूम, जस्ट क्वेश्चन इट। फिर आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी। फिर आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके बारे में आप कंफ्यूज होते हो, आपको उस चीज़ की समझ से ही नहीं आती।
इन शॉर्ट जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके अलावा व्हाट मोर डू आई नीड टू नो, जब आपको अपनी कन्फ्यूजन का पता चल जाता है तो फिर आप सोचते हो कि हाँ, अब मुझे क्या क्या चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। आपने फिर उन गैप्स को फिल करना है। अब इन क्वेश्चनिंग से क्या होगा? इट डेवलप्स एंड रीफाइन आइडियाज़ एंड बिलीव्स। आपकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी और जो आपके रॉन्ग बिलीव्स होंगे वो चेंज हो जाएगी। लाइक तब आपको आइडिया हो जाता है कि यू आर नॉट बैड एट आईवी, बल्कि यू नीड प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। और फिर उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जब आपको अपने गैप्स फाइंड आउट हो जाते हैं, फिर उन गैप्स को पूरा करने के लिए आप हेल्प लेते हो बुक्स से, टीचर से प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं, टेक्निक्स के बारे में, या इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से आप सर्च के साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती है। और देन लास्ट में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट, कि आपने नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे इम्प्रूव करना है। जो भी चीज़ें आपने ऊपर सीखी है उसको फिर आपने फ्यूचर में यूज़ कैसे करना है। लाइक हाँ, आप ठान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाऊंगी और कॉन्फिडेंट रहूंगी ड्यूरिंग द आईवी इंजर्शन। सो इस तरह से आप लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर आप इम्प्रूव करते हैं। और इस तरह से आपकी होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। नाउ व्हाट शुड यू राइट अबाउट इन रिफ्लेक्टिव लर्निंग? उसी ई के टॉपिक को डिफरेंट एंगल से अब यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं दोबारा। तो सबसे पहले वही बात, थिंक अबाउट इश्यूज डिस्कस्ड, मीन्स अपने ओपिनियंस के बारे में आपको बताना है उस सिचुएशन के रिलेटेड। सो स्टार्ट आपने अपनी ही थिंकिंग और अपनी ओपिनियन से करना है। देन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सो फार, मीन्स फिर आपने लिखना है उन चीज़ों के बारे में जो कि टिल नाउ आपको पता थी। फिर इसके बाद आपने सोचना है कि आप अपनी लर्निंग को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक अगर उसी आईवी इंसर्शन की मैं एग्जांपल दूं तो आप सोचते हैं कि हाँ, मैं तब इम्प्रूव कर सकता हूँ जब आईवी इंसर्शन की प्रैक्टिसिंग में मैं किसी लैब में करूँ। तो इस तरह से मेरी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर व्हाट डू यू नीड टू नो मोर अबाउट, मीन्स जो चीज़ मिसिंग होती है, जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, आपने उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं कि हाँ, आईवी इंसर्शन में मुझे सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का होता है? वेन सिलेक्शन का। सो इस तरह से आपने अपने गैप्स को फाइंड आउट करना है। देन हाउ विल यू फाइंड आउट द मोर इन्फॉर्मेशन, मीन्स जब आपको अपने गैप्स तो फाइंड आउट हो गए कि हाँ, ये इस चीज़ में मुझे मसला है, अब आपने अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, अपने इन गैप्स को फिल करने के लिए किन किन रिसोर्सेज से आपने सीखना है, किन चीज़ों से आपने सीखना है, लर्न करना है। लाइक आप अपने इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस लेते हैं और या इसके अलावा प्रैक्टिस करते हैं लैब में। तो इस तरह से आप अपनी लर्निंग्स को प्लान करते हैं। फिर व्हाट रिसोर्सेज हेल्प यू, फिर आपने उन सारी रिसोर्सेज को मेंशन करना होता है जिसके थ्रू आपने लर्न किया। लाइक बुक हो सकते हैं, टीचर्स, या फिर आपने कुछ वीडियोस देख ली हो। तो इस तरह से आपने अपनी सपोर्ट को मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है, मीन्स आपने उस टॉपिक के बारे में स्टडी कैसे किया और उसके थ्रू आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। फिर आपने इस बारे में भी लिखना होता है कि क्या लर्निंग के बाद आपके जो ओपिनियंस है, आपकी जो थिंकिंग है, क्या वो चेंज हुई कि नहीं, आपको कुछ न्यू चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि नहीं। मीन्स बस वही चीज़ें मेंशन आपने करनी होती हैं कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग के बाद आप में क्या क्या चीज़ें, आपके थॉट्स में, आपके ओपिनियन में क्या चेंजेस आए, आपने उन चीज़ों को मेंशन करना है। फिर है हाउ कैन यू इम्प्रूव इन द फ्यूचर, फिर आपने सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर आप इसको और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और भी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। एंड एट द एंड हैव यू आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट के लिए प्रॉपर एंड क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं कि हाँ, अब मुझे ये चीज़ें करनी है, मैंने इन गैप्स को फिल करना है, मैंने ये चीज़ें लर्न करनी है। और इस तरह से आपने इस हर एक पॉइंट को रिफ्लेक्टिव लर्निंग के राइटिंग में आपने इंक्लूड करना होता है। वन है
that encourage a structured process to guide the act of reflection, जो कि आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि फिर आप थिंकिंग भी स्टेप बाय स्टेप करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रैंडमली. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर इज नो सिंगल राइट मॉडल. हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है जस्ट एक ही सिंगल ही बस वही स्पेसिफिकली बिल्कुल राइट मॉडल है, बल्कि इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. बट समटाइम्स इट इज़ बेटर टू यूज़ वन मॉडल एज अ बेसिक. ठीक है, सो एज अ बेस आप एक सिंगल मॉडल को ले. हाँ, फिर अगर कोई प्रॉम्प्ट या फिर कोई फेवरेबल क्वेश्चन हो जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही हो, तो फिर आप वो प्रॉम्प्ट दूसरे मॉडल से भी ले सकते हैं. और अब आते हैं अब इन मॉडल्स पर. बेसिकली यहाँ पे 4 कॉमन मॉडल्स गिवन है जिसको हम इंडिविजुअली एक एक को डिस्कस करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट मॉडल जो कि डेविड ए गोल्स एक्सपीरियंशियल साइकिल कहलाता है. अब डेविड ए गोल्स कौन थे? ये एक अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट थे जो कि अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की वजह से फेमस हुए थे. अब इनका मानना ये था दैट लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, कि हमारी बेस्ट लर्निंग तब होती है कि जब हम कोई काम करें फिर बाद में उसको रिफ्लेक्ट करें एंड देन अप्लाई इट अगेन. सो गोल्ब ने आइडिया दिया था लर्न बाय डूइंग. अब आते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के की तरफ, जिसमें फर्स्ट हमारे पास होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस. मीन्स डू समथिंग. मीन्स जब आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन आप लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दे दी है, फिर आप करते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. मीन्स यू थिंक अबाउट इट. आप सोचते हैं कि हुआ क्या था, क्या चीज़ें गुड थी, क्या चीज़ें बैड थी, क्या प्रेजेंटेशन के दौरान आप कुछ पॉइंट्स तो भूल तो नहीं गए थे. सो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप यही चीज़ सोचते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था. देन हमारे पास नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिसमें आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो क्यों हुआ, रीज़न क्या था. आपको अगर प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स भूल गए थे तो उसका रीज़न क्या था, कि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की थी. देन फोर्थ स्टेप पे आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. और इस स्टेज में जो भी चीज़ें आपने प्रीवियसली सीखी होती है यहाँ पर उन सारी लर्निंग को आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके थ्रू आप एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं. आप कहते हैं कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करूँगा, अपनी प्रेजेंटेशन को पहले से मैं रिहर्स करूँगा, और इस तरह से आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता है. और फिर इसके बाद आप करते हैं दोबारा अप्लाई. अप्लाई करने के बाद वही दोबारा कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, और इस तरह से आप हर एक इवेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू डू, देन थिंक, देन लर्न एंड देन अप्लाई. तो ये है हमारे पास कोल्ब साइकिल, और इनके बस आपने ये 4 स्टेप आपको याद होने चाहिए. अब यहाँ पर सेकंड मॉडल हमारे पास है गिब्स मॉडल. और ग्राहम गिब्स जो थे वो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिव मॉडल को डेवलप किया था. गिब्स ने जो है वही डेविड एकोर्ड्स एक्सपेरियंशियल साइकिल को लिया था और उसको थोड़ा और डिटेल बना दिया. आइडिया और मॉडल इन्होंने कोल्ब से ही लिया था, बट जो कोल्ब्स के जो हमने 4 स्टेप पढ़े उसको थोड़ा और भी क्लियरली और डिटेल बना दिया. ठीक है, सो इतना याद रखें कि आइडिया और मॉडल जो था वो कोल्ब्स का ही था, बट डिटेल इसको ग्राहम गिब्स ने बनाया था, जो कि आपको हेल्प आउट करता है कि आप एक सिचुएशन की फुल स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करें, कोई भी पॉइंट, कोई भी थॉट आपसे मिस ना हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपने फील क्या किया, दूसरों का रिस्पॉन्स भी कंसिडर करते हैं. और इस मॉडल को हम आगे डिटेल से देखेंगे. बस आप यहाँ पर इतना याद रख लें दैट दिस वन मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड दिस मॉडल इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिस एज वेल, फॉर नर्सेज, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर डॉक्टर्स.
और इस मॉडल्स के कंपोनेंट्स को हम आगे पे डिटेल से देखेंगे। द थर्ड मॉडल इज़ द जॉन्स मॉडल, जो कि क्रिस्टोफर जॉन्स ने प्रेजेंट किया था। और क्रिस्टोफर जॉन्स जो था एक नर्सिंग थ्योरिस्ट था, जिसने एक स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्टिव मॉडल को डेवलप किया था। और इन्होंने जो मॉडल प्रेजेंट किया हुआ था, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो डिस्कशन पे फोकस थी विद अदर प्रैक्टिशनर्स एंड देयर सुपरवाइजर्स, जिसमें आप अपनी एक्सपीरियंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मीन्स रिफ्लेक्शन थ्रू डायलॉग और टॉकिंग। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद सारी चीज़ें जब अपने टीचर के साथ वो डिस्कस करता है या फिर अपने फ्रेंड के साथ, तो ये होती है रिफ्लेक्ट बाय टॉकिंग। अब जिस तरह गिब्स ने कोल्ब्स का आइडिया यूज़ किया था, इसी तरह जॉन ने भी बारबरा कार्पर्स का आइडिया यूज़ किया था। अब कार्पर्स ने 4 पैटर्न्स ऑफ नोइंग जो है वो प्रेजेंट किए थे, जिसमें आप एक ही सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो और भी डीप और कंप्लीट होती जाएगी। अब हम इस पैटर्न को यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो हम चलो एक सिचुएशन लेते हैं और उसी एक एक्सपीरियंस पर हम ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। और सिचुएशन हमारे पास क्या है? मेडिकेशन देने की। एक पेशेंट को आपने मेडिकेशन देनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एस्थेटिक्स मीन्स द आर्ट, कि मैंने एक काम कैसे किया। हाउ डिड आई परफॉर्म, मैंने ये मेडिकेशन पेशेंट को कैसे दी। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा पर्सनल पर, जो कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस को चेक करेगी। मीन्स हाउ डिड यू फील, क्या मेडिकेशन देते वक्त आपको कुछ नर्वसनेस फील हो रही थी, या फिर आप मिस्टेक करने से अफ्रेड हो रहे थे, या फिर आपके कुछ बायसेस। देन हमारे पास है एथिक्स मीन्स राइट और रॉन्ग, ये चेक करने के लिए कि आपके पास मॉरल नॉलेज कितना है। क्या जो भी काम आपने किया, जो मेडिकेशन आपने दी, वो मॉरली करेक्ट थी कि नहीं। क्या आपने पेशेंट की आइडेंटिटी चेक की, या फिर उस मेडिकेशन के बारे में आपने पेशेंट को इन्फॉर्म किया, उसको एक्सप्लेन किया। एंड द लास्ट वन इज द एम्पेरिक्स, जिसमें आप अपने नॉलेज को चेक करते हैं, जिसमें आप चेक करते हैं कि आपने करेक्ट नॉलेज का यूज़ किया भी है कि नहीं, जो कि 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन होती है, जिसमें आपने पेशेंट को, टाइम को, डोसेज को, उसके रूट को प्रॉपर्ली चेक करना होता है। सो इस तरह से जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं, तो फिर आप जो भी कोई काम करें, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। सो जिसमें यहाँ पे फर्स्ट है व्हाट, मीन्स व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था। तो व्हाट में हमने सारी सिचुएशन को क्लियरली डिस्क्राइब करना होता है। इसमें कोई एनालाइजिंग आपने नहीं करनी होती। ओनली जो फैक्ट्स होती है आपने वो क्लियरली और कंसाइजली आपने डिस्क्राइब करनी होती है। अब इस एक वर्ड के साथ आपने पूरी सिचुएशन को हर एक एंगल से डिस्क्राइब करनी होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अब काम तो हो चुका है, एक्सपीरियंस मतलब वो इवेंट हो चुका होता है। अब आप बैठ के जो सोच रहे हैं, आपका मकसद क्या है, लाइक व्हाई यू आर थिंकिंग अगेन अबाउट दैट एक्सपीरियंस। तो यस, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, मैं बैठ के इसलिए अभी उस एक्सपीरियंस या उस इवेंट के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना है। उसमें अगर कोई एक मिस्टेक हुई है मुझसे, मैंने उसे फ्यूचर के लिए और भी इम्प्रूव करना है। फिर आते हैं व्हाट हैपेंड, मतलब आपने फिर सारा इवेंट आपने डिस्क्राइब करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपने बताना होता है कि हुआ क्या था, वार्ड की सिचुएशन हुई, या फिर आपकी मेडिकेशन जब आप दे रहे थे, या फिर आईवी इंजर्शन की बात हो रही हो। सारा इवेंट आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है।
साथ ही साथ आपने ये भी बताना है दैट व्हाट डिड द अदर पीपल डू। अगर तो आपके पास वार्ड में आपके साथ कोई नर्स थी, कोई इंस्ट्रक्टर था या कोई टीचर, तो वो क्या कर रहे थे? क्या आप वो काम अंडर सुपरविजन कर रहे थे? क्या वो आपको गाइड कर रहे थे? तो इनके एक्शन भी आपने इंक्लूड करने होते हैं। उसके साथ साथ फिर वही बात व्हाट हैपन में भी ये बात आ जाती है कि आपने अपने जो एक्शन लिया वो आपने साथ डिस्क्राइब करना होता है, और साथ ही साथ उस मोमेंट पर आपके क्या रिएक्शन थे वो भी आपने डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से आप कोई स्टोरी सुना रहे हो। तो व्हाट में आप क्या डिस्क्राइब करते हो अबाउट द एक्सपीरियंस, अबाउट द इवेंट। देन फिर आपने मूव करना होता है सो व्हाट, और सो व्हाट में आपने करनी होती है फिर रिफ्लेक्शन। सो व्हाट में आपने फिर अपनी फीलिंग और अपनी मीनिंग को डिस्क्राइब करना होता है। लाइक व्हाट डिड आई फील, मतलब इस पॉइंट पर फिर आपने बताना होता है कि ड्यूरिंग द सिचुएशन आप क्या फील कर रहे थे। नर्वस फील कर रहे थे? डिड यू फेल्ट स्केयर्ड? क्या आप कॉन्फिडेंट थे? सो इस तरह से फिर आपने अपनी फीलिंग्स बतानी है। इसके साथ ही साथ आपने एक्सप्लेन करना होता है कि इज़ देयर एनी चेंज इन फीलिंग नाउ, मीन्स अब जब आप रिफ्लेक्ट करने बैठ के हो अपने एक्सपीरियंस को, आप उसी तरह सेम फील कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सो व्हाट में आप एनालाइज भी करते हैं ना, तो इस पॉइंट पर आपने ये भी बताना होता है कि रिफ्लेक्ट करने में किन किन लोगों ने आपकी मदद की, किसने आपको गाइड किया, कहाँ से आपने प्रैक्टिस शुरू की, क्या किसी टीचर ने या फिर नर्स ने या आपके ही दोस्त ने आपको समझने में हेल्प आउट की, आपको गाइड किया उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में कि हाँ आप ऐसे ऐसे, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है या इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरह से फिर आपका ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने आपकी हेल्प आउट की होती है आपने उनके बारे में भी बताना होता है, और साथ ही साथ आपने अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ कंपेयर करना होता है। कोई टीचर हो सकती है या आपकी फ्रेंड्स या आपकी नर्स, कि वही प्रोसीजर या वही टेक्निक करते वक्त उनकी क्या फीलिंग थी। लाइक उसी आईवी इंजर्शन में जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे थे, फिर आप कहते हो कि मेरी जो नर्स थी या जो मेरे दोस्त थे वो कॉन्फिडेंट काम कर रहे थे। सो इस तरह से फिर आपने अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। फिर आते हैं थर्ड स्टेप पर, नाउ व्हाट, और यहाँ पर फिर आप एक्शन डिसाइड करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट को चेक करते हैं। अब इस पॉइंट पर आपने क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं, लाइक व्हाट आर द इम्प्लीफिकेशन फॉर मी एंड अदर्स। मतलब इतना आपने बैठकर खुद को टाइम दिया, सिचुएशन को एनालाइज किया, क्रिटिकल थिंकिंग कर ली, रिफ्लेक्शन हो गई। अब इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो नाउ वर्ड की कैटेगरी में अब आपने ये डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से ये जो आपने सारे रिफ्लेक्शन ऊपर कर ली, ये आपके फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस को इसने इफ़ेक्ट किया। कितना वो इफ़ेक्टेड था, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। आपके इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका दूसरों पर। लाइक आप कहते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गैप्स का पता चल गया, मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, और साथ ही साथ मुझे केयरफुल रहना है मेडिकेशन देते वक्त टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाट इज़ द मेन लर्निंग दैट आई टेक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग। आपने इस रिफ्लेक्टिंग से, इस एक्सपीरियंस से आपसे आपने क्या सीखा। जाहिर सी बात है फिर आपको अपने गुड और अपने बैड का पता चल जाता है। जिसका रिजल्ट गुड आया हो तो फिर आप वो रिपीट कर सकते हैं, और जो बैड आया हो उसको फिर आपने फर्दर इम्प्रूव करना होता है। फिर है व्हाट हेल्प डू आई नीड, मतलब आपको अपने रिजल्ट और अपने एक्शन को इम्प्रूव करने में किन चीज़ों की और भी ज़रूरत है। एंड व्हाट शुड बी टेकल्ड फर्स्ट, मीन्स आपने अगर जब सिचुएशन को एनालाइज तो कर दिया, आपको फाइंड आउट भी हो गए कि हाँ मेरे ये वाले गैप्स हैं। अब आपने अपने प्रॉब्लम्स को, जो आप में गैप्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है कि हाँ फर्स्ट मैंने ये सॉल्व सॉल्व करना है, देन ये एंड देन ये। लाइक पहले मुझे कॉन्फिडेंट और एक्यूरेसी पे काम करना है, देन मुझे प्रैक्टिस की नीड है, तो तब जाके मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और द लास्ट पॉइंट इज़, अगर तो कभी ये वाली सिचुएशन आपके सामने दोबारा आ गई तो फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे।
उसके लिए भी आपने पहले से माइंडसेट बना लेना है। तो जाहिर सी बात है, जो लेसन आपने ले लिया अपनी रिफ्लेक्शन से, जो गैप्स आपको फाइंड आउट हो गए, जिन मिस्टेक आपको पता चल गया, तो वही चीज़ें आपने फिर दोबारा नहीं दोहरानी। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जाते हो, फिर आप अपनी इम्प्रूवमेंट को मेजर करते हैं। पिछला एक्सपीरियंस और आज वाला, उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि आपने कितना इम्प्रूव किया, कितना आपने सीखा, कितना गैप्स आपने फिल कर दिया। मींस इस पॉइंट पर फिर आपने खुद को ही चेक करना होता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है भी कि नहीं। तो ये था हमारे पास ड्रेस कोड का वर्ट मॉडल, जिसमें वर्ट में आप सारा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं, सो वर्ट में आप फीलिंग और मीनिंग पर फोकस करते हैं, इस स्टेज पर आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और नाउ वर्ट में आपका फोकस जो है वो एक्शन और लर्निंग पर होता है। अब यहाँ पर लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है, इसलिए कि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि सारी रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होती। जिस तरह से मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक इनफॉर्मल था, दूसरा हमारे पास फॉर्मल था। इनफॉर्मल जो कि आप डेली कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को लेकर आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट। जबकि जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन थी, उसमें आपने फिर प्रॉपर एक फ्रेमवर्क को, थ्योरीज को फोकस करना होता है, फ्रेमवर्क को फॉलो करना होता है, स्पेशली जब आप कोई रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है वो आप लिख रहे होते हो। तो स्टूडेंट अक्सर क्या कर लेते हैं कि जस्ट वो डिस्क्राइब के जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसी में फंस जाते हैं। बस एक स्टोरी टाइप बता दे कि ये हुआ था, वो हुआ था, उसमें एनालाइजिंग पे, लर्निंग पे, फीलिंग, असम्पशन, बिलीव्स, उन सब पर वो फोकस नहीं कर पाते। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे कुछ फिर एग्जाम्पल गिवन है। बट बेसिकली द रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग एट द थ्री लेवल, जिसमें आप 3 लेवल से गुजरते हैं। फर्स्ट आप डिस्क्राइब करते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं, एंड देन आप अपने थॉट्स को जो है वो एवेल्युएट करते हैं। और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते वक्त आपने इनको भी अपने जहन में रखना होता है। आपकी थिंकिंग, आपकी बिलीफ, आपका माइंडसेट, आपका नॉलेज, और जो आपने एक्शन डिसाइड किया, उन सारी चीज़ों को भी आपने साथ लेके चलना होता है। चलो एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन गिवन है कि एक हेल्थ केयर मेंबर है, और वो ईटीटी मींस द इंडोट्रैकियल ट्यूब, वो पेशेंट को इंसर्ट कर रहा है और आपने देख लिया। अब आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है लेयर ऑफ रिफ्लेक्शन, बट स्टेप बाय स्टेप, लेवल लेवल में आपने जाना है। तो लेवल 1 में क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव, आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है जो आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, वही सेम टू सेम, ओनली फैक्ट्स। यहाँ पे कोई भी लर्निंग, कोई भी एनालाइजिंग, यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ओनली जो फैक्ट्स है, जो आपने ऑब्जर्व किया, वो डिस्क्राइब करना है बस। जस्ट से व्हाट हैपेंड। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हाँ, मैंने आज क्लिनिकल में एक हेल्थ केयर मेंबर को देखा जो कि ईटीटी, जो इंडो ट्रैकियल ट्यूब है, वो एक पेशेंट को इंसर्ट कर रहा था। फिर आते हैं सेकंड लेवल पर, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ रिफ्लेक्शन भी करनी होती है कि हाँ, मैंने एक हेल्थ केयर मेंबर को देखा जो कि एक पेशेंट को ईटीटी इंसर्ट कर रहा था, जो कि इससे पहले मैंने नहीं देखा था, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्शन। मतलब जो इवेंट आपने देखा, अ, उसके बारे में आपके पास इससे पहले कोई नॉलेज नहीं था। अब आते हैं थर्ड लेवल पर, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन, रिफ्लेक्शन, और उसके साथ साथ आपने अपनी फीलिंग को भी, या जो लर्निंग या अवेयरनेस होती है, वो भी डिस्क्राइब करनी होती है आपने। ऐसे कि मैंने एक हेल्थ केयर मेंबर को देखा जो कि एक एटीटी ट्यूब इंसर्ट कर रहा था किसी पेशेंट को, जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, और इट रियली सेंसिटाइज्ड या फिर सरप्राइज्ड मी। आपको ईटीटी ट्यूब के बारे में अवेयरनेस हो जाती है, आप सरप्राइज हो जाते हो कि हाँ, ऐसा भी होता है कि किसी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को थ्रू माउथ या फिर नोज, ट्रेकिया में इंसर्ट कर दिया जाता है फॉर दैट पर्पस के जो ईयरवे होता है वो आपका ओपन रहे। तो ये था आपका थर्ड लेवल। फिर आते हैं लेवल 4 पर, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन, रिफ्लेक्शन, लर्निंग मीन्स आपके अवेयरनेस भी हो गई, और उसके साथ साथ आप फ्यूचर एक्शन डिसाइड करते हैं। कैसे?
आप कहते कि मैंने एक हेल्थ केयर मेंबर को देखा जो कि एक ही रेडियो ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट कर रहा था और इस प्रोसीजर को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो इट्स रियली सरप्राइज मी, सेंसिटाइज मी, अ काइंड ऑफ अवेयरनेस में जो हो गई है अबाउट द ईटीडी ट्यूब। और फिर आप क्यूरियस होते हो अबाउट दिस थिंग कि हाँ अब मैं भी ये सीखूंगी। तो ये हो जाएगा आपका जो है फ्यूचर एक्शन कि मैं भी सीखूंगी और अंडर सुपरविजन इसे ट्राई करूंगी। सो फर्स्ट लेवल पर आप जस्ट टेलिंग करते हैं, आप स्टोरी बताते हैं। सेकंड पर टेल प्लस फीलिंग होती है। थर्ड पर टेल प्लस फील और प्लस जो आपने लर्न किया। और फोर्थ पर टेल प्लस फीलिंग प्लस लर्न जो आपने किया और साथ ही साथ आपने एक्ट क्या करना है, एक्शन डिसाइड होता है फोर्थ लेवल पर। तो इस तरह से आप करते हैं प्रॉपर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर वही चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर दोबारा से रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, जिसका मतलब है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया, जो भी काम आपने कर लिया, कोई भी एक्शन, फिर बाद में जब आप उसके बारे में क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं तो वहाँ से आपकी कंटिन्यूस लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आप फिर हर एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाते हैं। ये सिर्फ एक मर्तबा का काम नहीं है कि कोई आपसे मिस्टेक हो गई क्लिनिकल में, फिर आप बाद में बैठ के इसके बारे में सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आप इसे इम्प्रूव कर देते हैं, फिर बात ख़त्म नहीं। बल्कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूसली लर्निंग होती है। मे बी जब नेक्स्ट मर्तबा आप क्लिनिकल पे जाए, ठीक है आप जो प्रीवियस आपने मिस्टेक की होती है वो आप रिपीट नहीं करते, बट कुछ न्यू चैलेंजेस मस्ट होती है जो कि हर बार आपने फेस करनी होती हैं। कुछ न्यू चीज़ों के साथ आपका एक्सपोजर होता है, गैप होता है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए इसको लर्न करूँगा। फिर आप बैठ कर रिफ्लेक्शन सारा कुछ दोबारा से दोहराते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप इम्प्रूव करते हैं, फिर दोबारा से और फिर अगेन अगेन। इसी तरह आपकी जो है वो कंटिन्यूसली लर्निंग होती है। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज लाइक अ बिल्डिंग लेयर्स ऑफ अ थॉट्स। और यही चीज़ें इस स्लाइड्स में दोबारा से बताई गई हैं कि पहले आप इवेंट को डिस्क्राइब डिस्क्राइब करते हैं, फिर आप फीलिंग को उसके साथ ऐड करते जाते हैं, फिर आपने क्या सीखा, लर्निंग और अवेयरनेस उसके बारे में बताते हैं, फिर आप एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं और हर बार कुछ ना कुछ फ्यूचर चेंजेस आती है, इम्प्रूवमेंट होती है। बस यही बात दोबारा यहाँ पे बताई गई है। And I'm not here to translate every line of a slide. Instead, I want you to build the real concept. So, let's move towards the important and commonly used model, which is the Gibbs reflective model, presented by the Graham Gibbs in 1988. और गिब्स ने रिफ्लेक्शन को 6 क्लियर स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो आप ये स्टेप्स याद रख लें। फर्स्ट डू, जो भी हुआ था, कोई भी इवेंट, डिस्क्रिप्शन देनी है। देन फीलिंग्स के बारे में बतानी है कि उस सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग थी। देन एवेल्युएट करना है दैट व्हाट वाज गुड और बैड, क्या सही था क्या गलत था वो बताना है। फिर एनालिसिस, एनालाइज करना है सिचुएशन को कि ऐसा हुआ क्यों था, व्हाई। फिर आप कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या सीखा और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप एक्शन प्लान को डिसाइड करते हैं कि अगली बार फिर आपने क्या करना है। चले इसको विद एग्जांपल समझते हैं। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कि हुआ क्या था, जिसमें कोई भी जजमेंट नहीं होगी, कोई भी एनालाइज नहीं होगी, कोई भी लर्निंग आपने ऐड नहीं करनी, बस फैक्ट्स होती है। बस सिंपली आपने डिस्क्राइब करना है लाइक आज मैंने पेशेंट को मेडिकेशन दी। अब आते हैं फीलिंग्स पर, जिसमें आपने अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को ऐड करना है। उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन थी। आप कहते हैं कि हाँ मैं मेडिकेशन दे रही थी बट उस टाइम मैं बहुत नर्वस थी और प्रोसीजर के बारे में थोड़ा अनश्योर थी। नेक्स्ट वन इज़ द एवेल्युएशन, मीन्स क्या गुड था क्या बैड। आप कहते हैं कि मैंने मेडिकेशन तो दी और उस टाइम मैं नर्वस भी थी, मुझे जो है वो प्रैक्टिस
और प्रोसीजर का तो पता था और मैंने फॉलो भी कर दिया, बट आई फेल्ट एंजियस। मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। अब आते हैं एनालिसिस पर। एनालिसिस में आप क्या देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, रीज़न को फाइंड आउट करते हैं। उस सिचुएशन के बारे में आप सेंस क्रिएट करते हैं, उसका जो काज और इफेक्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं। लाइक आप कहते हैं कि मैं मेडिकेशन दे रही थी, मुझे नर्वस फील हो रहा था, मुझे प्रोसीजर का तो पता था, बट स्टिल आई फेल्ट एंजियस। आई लेक्ड कॉन्फिडेंस। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी और मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था। जो भी सिचुएशन आपके पास होती है आपने उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, और जो नॉलेज आपके पास होती है उसके साथ आपने करंट सिचुएशन को आपने कनेक्ट करना होता है। इस तरह से किया जाता है एक सिचुएशन की एनालिसिस। फिर आते हैं कंक्लूजन पर, दैट व्हाट डिड आई लर्न। आपने क्या लेसन सीखा। सो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप कंक्लूजन में अल्टरनेटिव्स का भी सोचते हैं, क्योंकि आपने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कभी भी आपने एक सोल्यूशन पर, एक ही चीज़ पर आपने रिलाई नहीं करना होता, आपने अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना है। सो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपने अल्टरनेटिव के बारे में सोचना है कंक्लूजन में। एंड द लास्ट वन इज द पर्सनल एक्शन प्लान्स, कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है। अगर आपके पास सिचुएशन कभी सेम हुई, एक ही सिचुएशन आपके पास दोबारा कभी आई, तो उसमें आपने क्या करना है। कंक्लूजन में जैसा कि आपने अपनी सिचुएशन को कंक्लूड कर दिया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे ये वाले गैप्स हैं जो कि मैंने फिल करने हैं, मुझ में कॉन्फिडेंट की कमी है या कोई मेरा प्रैक्टिस नहीं है, मुझे वो करना है। जब ये सीख जाते हैं आप, आपका जो एक्शन प्लान है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप कहते हैं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट भी रहूँगी और मैं प्रॉपर प्रैक्टिस भी करूँगी। सो इस तरह से आप करते हैं किसी भी इवेंट की, एक्सपीरियंस की, एक्शन की रिफ्लेक्शन स्टेप बाय स्टेप, और वही सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वहाँ यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुई है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।